उसने वर्दी पहनी थी, लेकिन दिल अब भी उस रात के बोझ से झुका हुआ था जब आनंद एक पुलिस अफसर होकर भी अपनी ही दुनिया को बचा नहीं पाया था। पत्नी की बेवफाई ने उसकी आंखों से भरोसे का रंग छीन लिया था और वह गम के अंधेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तब माँ की ममता ढाल बनकर खड़ी हुई और उसने तय किया कि टूटे बेटे के लिए वह ऐसी रोशनी लाएगी जो उसकी सांसों में फिर से जिंदगी भर दे। माँ के प्रेम और मजबूरी के आगे झुककर आज वे शादी कर बैठा था, साक्षी से, जो बेहद खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। उसकी आंखों में भोलापन था, मुस्कान में ऐसी नादानी जैसे दुनिया ने उसे अभी तक छल करना ना सिखाया हो। फेरे पूरे हुए तो आनंद के दिल ने सवाल किया, क्या ये रिश्ता भी दर्द देगा? लेकिन साक्षी की हथेली जब पहली बार उसकी कांपती उंगलियों से टकराई तो उसने महसूस किया कि ये स्पर्श शिकायत नहीं मांगता, ये तो बस साथ चाहता है। वह खामोशी से उसके दुख को पढ़ रही थी, बिना सवाल किए, बिना शोर मचाए। और आनंद को पहली बार लगा शायद मोहब्बत का मतलब जीत या हार नहीं होता, बल्कि किसी के टूटे होने को बिना शर्त स्वीकार कर लेना होता है। माँ दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी और उसकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उसे पता था कि बेवफाई के जख्म दवा से नहीं बल्कि नादान मोहब्बत की सच्चाई से भरते हैं। और उसी पल आनंद ने दिल ही दिल में कहा कि अगर दर्द ने उसे पत्थर बनाया था तो साक्षी की मासूमियत उसे फिर से इंसान बना देगी। क्या यही प्यार है? शायद हाँ, क्योंकि कुछ रिश्ते शोर से नहीं बल्कि खामोश धड़कनों से जन्म लेते हैं। आज आनंद बारात लेकर अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा करने जा रहा था। कंधों पर सजी वर्दी की गर्मी के बावजूद उसके भीतर का आदमी थका हुआ था। वह पुलिस अफसर जरूर था, लेकिन अपने ही घर में उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। फैसले उसकी जिंदगी के होते और मोहर किसी और की लगती। उसकी खुद की पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी और उस बेवफा औरत को अपने सपने बहुत प्यारे थे। ऐसे सपने जिनमें न जिम्मेदारी थी, न रिश्तों की कसक, बस चमक थी और आजादी का झूठा आसमान। आनंद ने बहुत चाहा था उसे रोकना, समझाना, लेकिन जब कोई इंसान अपने ही दिल से दूर चला जाए तो शब्द भी बेबस हो जाते हैं। बारात की शहनाइयां बज रही थी और हर सुर उसके सीने में पुराने जख्म को रेत रहा था। माँ की आंखों में उम्मीद थी कि आज उसका बेटा फिर से बस जाएगा, फिर से हंसेगा, और आनंद उस उम्मीद को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह जानता था कि ये शादी उसकी पसंद की नहीं बल्कि उसकी तकलीफ का इलाज है। तभी उसके मन में सवाल उठा, क्या कोई रिश्ता मजबूरी से शुरू होकर भी सच्चा बन सकता है? घोड़े पर बैठा आनंद मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे टूटे भरोसे की कहानी छुपी थी। उसे लग रहा था उसे वह अपनी नहीं बल्कि माँ की खुशियों की बारात ले जा रहा है, और उसी भीड़ में कहीं दूर उसकी किस्मत चुपचाप उसे देख रही थी, शायद परख रही थी क्या ये आदमी फिर से प्यार करने की हिम्मत रख सकता है या नहीं। क्योंकि कुछ जिंदगियां दर्द से नहीं बल्कि दोबारा भरोसा करने से डरती है, और आनंद आज उसी डर के साथ आगे बढ़ रहा था। पुलिस अफसर उस खोखली समाज के रस्मों रिवाज के आगे बिल्कुल हार गया था। मरे मरे कदमों से उस शादी के रस्मों को निभा रहा था। दुल्हन तो बेचारी बहुत नादान थी, शादी के सारे वचन निभा तो रही थी, लेकिन उसे उस वचन में से कोई सा भी वचन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह दूल्हे से 8 साल छोटी थी। उस मासूम का दिल फेरों पर बुरी तरह से धड़क रहा था, जो उसे अभी सही से पता भी नहीं था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। अभी तो खुद उसके खेलने कूदने के उम्र में वह समाज के रस्मों रिवाज की भेंट चढ़ गई थी। उस आनंद नाम के आदमी का सेज सजाने जा रही थी। पास बैठी उसकी बुआ उसको बाजू से हिलाया तो बड़ी मुश्किल से उसके होठों से आवाज़ निकली थी, बुआ, ये सब करने के बाद मुझे पढ़ने दिया जाएगा ना? उसकी बुआ ने रोते हुए उसे गाड़ी में बिठाया था। उसके दिमाग में बार बार सहेलियों की वही बातें गूंज रही थी जो सुहागरात के बारे में कह रही थी, जिन्हें सुनकर वह सर से पैर तक लाल हुई थी। गाड़ी अब तेज रफ्तार पर थी। उसने एक नज़र अपने पति आनंद की तरफ देखा, जो किसी भी लड़की का दिल जीत सकता था। हाँ, वो बहुत खूबसूरत था और राजकुमार लग रहा था। वो पलके झुकाए उसे ही देखती रही। तभी आनंद की उस छुई मुई लड़की की नज़र खुद पर महसूस करते उसके तरफ गर्दन मोड़ ली थी। तभी उसकी निगाहें नीचे झुकी थी। क्या हुआ, सब ठीक है? वह नॉर्मल से अंदाज में पूछने लगा। साक्षी का दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था। वह कितना प्यारा बोलता था। वह सोच रही थी, नहीं कुछ नहीं। वह सर हिलाते हुए कहकर खिड़की की तरफ मुंह फेर गई। उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को एक नज़र देखकर
वह ड्राइव करने लगा था। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। उसने अपनी माँ की इच्छा के आगे अपने घुटने टेक दिए थे, वरना शादी और पत्नी की इच्छा तो वह कब का दिल से निकाल चुका था। जब उसकी पत्नी, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, वो बेवफाई कर अपने सपनों को पाने के लिए उसे छोड़कर भाग गई थी। उन्हीं सोचों में आनंद अब अपने बंगले में पहुंच चुका था। पीछे ही मीरा देवी दूसरी गाड़ी में आ रही थी। जैसे ही उसके गाड़ी अंदर दाखिल हुई, मीरा देवी की गाड़ी भी पीछे से आ गई। कुछ नौकरानियां हाथों में रस्मों के फूल और स्वागत सामग्री लिए दरवाजे पर खड़े थे। चलो चलो, गाड़ी आ गई है ना, न जाने कौन सी गाड़ी में दूल्हा दुल्हन है। चलो चलो उतरो, घर आ गया है, वह उसको बाजू से हिलाता हुआ बोला, जो एक तरफ सोकर लुढ़क रही थी। आनंद की आवाज़ पर वह हड़बड़ाकर उठी, उसके साथ गाड़ी से उतर गई। उसका लहंगा इतना भारी था, बड़ी मुश्किल से ही चल पा रही थी। आनंद ने देखा तो आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा। घर की नौकरानियां इतनी प्यारी सी दुल्हन को देखकर हैरान रह गई, जो कहीं से भी आनंद के बराबर की बिल्कुल नहीं लग रही थी। बड़ी मुश्किल से ही उसके कंधे तक आ रही थी। अब मीरा देवी भी बंगले में पहुंच चुकी थी। वे अपनी बहू के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। जब वे दोनों आए तो उनके द्वार छिकाई के लिए पूजा शुरू हुआ और कुछ रस्म करने के बाद वे घर के अंदर दाखिल हुए। साक्षी ये सब देखकर एक पल को खुश हो रही थी। उसको ऐसे खुश होता देख आनंद थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। मीरा देवी अपने बहू और बेटे का नज़र उतार रही थी और घर में उन दोनों का जोरदार स्वागत हुआ था। आनंद चलते हुए सोफे पर बैठा था। वह शादी के रस्मों से काफ़ी थक चुका था। मीरा देवी उमा देवी को कहने लगी, साक्षी को उसके कमरे तक छोड़ाओ, मैं अभी आती हूँ। आनंद को लेकर साक्षी को खड़े देखकर मीरा देवी ने दूसरी नौकरानी को कहा तो वह साक्षी को लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। अपना मूड ठीक करो आनंद, अपनी पत्नी साक्षी के पास जाओ। वह अपने बेटे को ऐसे बैठे देखा तो बोली। जो सोफे पर सर टिकाए बैठा था वह उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। मीरा देवी उसके चुप से उठ जाने पर बड़ी सुकून की सांस लेती अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। उस कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। साक्षी की आंखें खुद ब खुद हैरान थी। कमरे में जगह जगह गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। वह गौर से सारे कमरे को देख रही थी। थोड़ी देर में आनंद भी कमरे में आ चुका था। वह अपने सारे खूबसूरती के साथ उसकी सेज सजाए बैठी थी। आनंद को एक पल के लिए बड़ा मलाल सा हुआ। आखिर इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। अभी इस छोटी लड़की के भी कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ सपने होंगे, जो इस शादी के साथ ही दफन हो गए। उसको एक नज़र देखा और खुद पर बड़ा शर्म महसूस कर रहा था। साक्षी का दिल उसको देखकर धड़कने लगा था। फिर से सहेलियों की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी थी। उसके पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। कुछ देर बाथरूम में जाने के बाद वो बाहर निकला था। चेंज कर लो, तुम क्या सारी रात इसी तरह बैठी रहोगी। वह उसको ऐसे ही बैठा देख नॉर्मल अंदाज में कहता ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हुआ, पर आपने अभी तक सुहाग रात तो मनाया ही नहीं मेरे साथ। वह अपनी मासूमियत से कहती उसको एक गहरा झटका दे गई थी। वह तेजी से उसके तरफ बढ़ा। सुहाग रात? उसने फिर से ये सब दोहराया था। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुहाग रात की बात इस तरह खुलेआम करेगी। वह कहते हुए सर झुका गई। आनंद उसे हैरान भरी नज़रों से देखता रह गया। पता भी है सुहाग रात में क्या होता है? अभी इतनी बातें बना रही हो, वो उसके करीब जाकर बोला था। जो उसने इतनी बड़ी बात उससे इतनी आसानी से कह डाला था। जी पता है, उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। तो आनंद गुस्से से अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ। मुझे बर्दाश्त कर लोगी क्या? मुझे सहन नहीं कर पाओगी और इतनी बड़ी बातें करती हो। वह सर हिलाकर रह गया। जी सह लूँगी। वह फिर से ऐसी बात बोलकर उसको झटका दे गई थी। आनंद को एक बार फिर से शक में डाल गई थी। पूरा जवान मर्द था, ऐसे बोले गए शब्दों पर उसके दिल की तार छिड़ गई थी। वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि ये छोटी सी लड़की क्या बोल रही थी। आनंद उसे झुझलाकर बोलने लगा, अपनी उम्र देखो, अपनी बातें देखो। जान है तुम्हारे अंदर मुझे सहन कर पाने की, मुझे बर्दाश्त करने की। वह गुस्से में बोला था, मगर साक्षी को कहाँ असर होना था। वह तो शुरू से साफ दिल की थी। जो दिल में होता वह फट से जुबान पर ले आती थी। आपकी पहली पत्नी ने भी तो सहा होगा और फिर मैं भी तो अब आपकी पत्नी बन गई हूँ। उसके बाद पर आनंद ने उस मनमोहिनी रूप को सर से पैर तक देखा था। अपनी नज़रों से जांचते रह गया कि वह अब उसे किस तरह समझाए कि अभी तुम बहुत छोटी हो, मुझे सहन नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं आपको सहन भी कर लूँगी। चलो फिर ऐसी बात है तो तुम्हारी सुहाग रात की इच्छा आज ही पूरी कर दूंगा।
मगर दर्द हुआ तो मुझसे मत कहना, और फिर मैं जरा भी तरस नहीं खाऊंगा, समझी तुम? वह गुस्से में कहता एक पल को उसको कांपने पर मजबूर कर गया था। जी ठीक है, उसने कहा तो आनंद ने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। उसका दिल उछल कर गले में आ गया था। लाइट क्यों बंद कर दी आपने? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। क्यों, सुहागरात नहीं मनानी तुम्हें? अगर लाइट जलती रहेगी तो सुबह मुझसे नज़रें नहीं मिला पाओगी। वह उसे समझाना चाहता था, उस कम उम्र लड़की को शर्म से सर झुकाने पर मजबूर कर गया था। प्लीज़ लाइट ऑन करो। अभी ये शब्द उसके मुंह में ही थे कि उसके होठों पर झुका था और उसे जोर से अपनी पकड़ में ले गया था और उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर अपने सीने में चिपका लिया था। वो उसके भारी भरकम मसल को देखती वह बुरी तरह से डरी थी। वह सुहागरात का मतलब कुछ और समझती थी, मगर वह कुछ और कर रहा था। उसकी सहेलियों ने तो यही बताया था कि शादी के रात पति मुँह दिखाई देता है, मोहब्बत की बातें करता है, उसे ढेर सारा प्यार भी देता है, मगर ये बात तो किसी ने नहीं कहा था। वह अपने कहे गए शब्दों में फंसी थी। आनंद उसके नाजुक से होठों को बड़ी जोर से चूम गया था, उसे कांपने पर मजबूर कर गया था, जिसको आनंद ने महसूस कर लिया था, मगर वह पीछे नहीं हो सकता था। उसके रगों में अब अलग तार छिड़ गया था। वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और आगे बढ़ना चाहता था। उस मासूम का हुस्न देखकर वह वैसे ही पागल हुआ था। ऊपर से उसकी ऐसी बातें उसके अंदर के मर्दानगी को जगा दिया था। प्लीज़ मेरे होठों को छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़। ये सब क्या कर रहे हो? अब वो मासूम सी परी बिल्कुल रो देने को थी। आनंद का जुनून अब बढ़ता ही जा रहा था। अब खुद अपने आप को उस खूबसूरत हसीना को देखकर पीछे नहीं हट सकता था। आनंद ने उसके ब्लाउज के हुक को भी खोला था। वह बिल्कुल हड़बड़ाकर पीछे हुई थी। नहीं, प्लीज़ मत करो ऐसा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर बोली। क्यों, सुहागरात नहीं मनानी? आनंद की आवाज़ अब बहुत ही जुनूनी हो गई थी। वो भरी हुई आवाज़ में उससे सवाल कर गया था, जो पहले धड़ल्ले से सुहागरात मनाने की बातें कर गई थी। सिर्फ उसके होठों का चूमना उसे हिलाकर रख गया था, और अभी तो सिर्फ उसने ब्लाउज का हुक ही खोला था और बड़े प्यार से उसके दोनों ब्यूटी बॉल पर हाथ फेरा था। इतने पर ही वो कांप कर रह गई थी और अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू भर लाई थी। इतनी सी मोहब्बत को वह सहन नहीं कर पाई थी और सुहागरात मनाने की बातें कर रही थी। रोते रोते कहने लगी, मुझे मेरे दोस्तों ने ये सब कुछ नहीं बताया था। वह रोनी सी शक्ल बना गई। आनंद को अब सारी बातें समझ में आ गई थी। सुहाग रात पर वह इसकी बातें नहीं कर रही थी। अच्छा बताओ, फिर कैसे मनाई जाती है सुहाग रात? वह उसको अब अपने सीने से चिपकाए उसको होठों को छोड़ चुका था। उसके ब्लाउज के हुक को दोबारा लगा चुका था। फिर से बड़ी गौर से देखकर बोला, उसके होठों पर प्यार से उंगलियां फेरता बोला, बताओ कैसे मनाई जाती है सुहाग रात? मेरी सहेलियां बता रही थी, पति घूंघट उठाता है, दुल्हन को गिफ्ट देता है और उससे प्यारी प्यारी बातें करता है। आनंद सर पकड़कर बैठ गया। तो ये था तुम्हारे सुहागरात का मतलब? चलो अब मैं तुम्हें सुहागरात में मुंह दिखाई देता हूँ। वह एकदम उससे दूर हुआ था। साक्षी अब अपने होठों को बार बार मसल रही थी। उसके होठों में दर्द हो रहा था। ये देखकर आनंद सुलग गया था। इतनी कम उम्र की लड़की को सुहागरात का सौ भी नहीं पता था। चली थी सुहागरात मनाने। उसने साइड टेबल से उसके लिए एक गिफ्ट निकाला, उसके गर्दन में पहना दिया। साक्षी की आंखें हैरानी से खुल गई। वह डायमंड का नेकलेस था जो उसकी गर्दन पर चमक रहा था। अब ठीक है, मिल गया तुम्हें तोहफा, तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर लूँ। वह फिर से उसके गले में हार पहनाता, उसके गर्दन को चूम गया था। उसके दिल और दिमाग में तो उस लड़की की खूबसूरती ने बवाल मचा दिया था। उससे पूछने लगा, क्या तुम्हें पीरियड्स आते हैं? वह बड़ी शर्माकर नज़रें नीचे झुका गई थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो एक मर्द हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती एक औरत से ऐसी बातें करते हुए? आनंद ने कहा, अभी वही औरत सुहागरात के बारे में इतनी सारी बातें कर रही थी, तो क्या मैं इतना नहीं पूछ सकता कि तुम्हें पीरियड्स आते हैं या नहीं? आनंद ने उस छोटी सी हसीना को उसी की बातों में फंसा दिया था। वह शर्माकर अपने नैनों को नीचे कर गई थी। प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, बस तुम्हारे गर्दन को ही तो चूमा है। यही तो मोहब्बत की शुरुआत है। अभी तो सारी बातें बाकी हैं। अभी मीठी मीठी बातें भी तो करनी है। वह मोहब्बत से बोलता फिर से उसको अपने सीने में चिपका गया था। वह डर से फिर से बिद गई थी। मेरे होठों में अभी भी जलन हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा दूर हो जाओ, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। साक्षी, तुमने ही मेरे सोए हुए अरमान को जगाए हैं। अब इसे तुम्हें ही शांत करना पड़ेगा। अब मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा चलो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस तुम मेरे सीने से चिपकी रहो। आनंद उसके जिस्म में फिर से खो गया था
और उस कच्ची कली को सुहाग रात के खट्टे मीठे दर्द से मिलवा गया था। अब वो गहरी नींद में था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। साक्षी यूं ही बेखबर सीने पर हाथ रख के सो रही थी। वह उसको आराम से साइड पर लिटाता उसके ऊपर कंबल उड़ाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही मीरा देवी खड़ी थी। बेटा नीचे आ जाओ, फ्रेश होकर नाश्ता तैयार है। साक्षी कहाँ है? उठी नहीं क्या? मीरा देवी ने नाश्ते का कहकर आखिर में सवाल किया। नहीं, वह अभी तक नहीं उठी, वह अभी तक सो रही है। आनंद ने एक नज़र उस सोई हुई मासूम खूबसूरत हसीना साक्षी को देखा, फिर कहा, ठीक है बेटा, जल्दी से उसको नीचे लेकर आओ, मैं वेट कर रही हूँ। ये कहकर जा चुकी थी। वह दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ा और साक्षी के पास आ गया, जो सोई हुई और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रात को चाहकर भी उस पर सुहाग रात के कई पर्दों को नहीं खोल पाया था, बस उसके गर्दन और होठों तक ही पहुंच पाया था। उसके बाद तो वो खुद ही उस नाजुक कली से घबरा गया था। इतनी सी मोहब्बत पर रो पड़ी थी, लेकिन सारी रात उसको अपने सीने में छुपाकर सोया था। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। वह अभी बहुत मासूम थी, उसको अपनी मोहब्बत से नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसको सीने से लगाए बड़ी सुकून की नींद में सो गया था। साक्षी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसने धीरे से उसके बाजुओं को हिलाया, उसके चेहरे पर आई हुई लटों को अपने हाथों से उसके कान के पीछे किया। वह थोड़ी सी हिली थी। आंखें खोलकर आनंद को देखा, जो उस पर पूरा झुका हुआ था। उठ जाओ, शाबाश, आपकी सासू माँ नाश्ते के लिए बुला रही हैं। आनंद ने उसकी आंखें खोलते देखा तो कहा। वह उठ गई थी। उसको उठता देखा, बस बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वह अपने बिखरे बाल समेटने लगी और फिर अलमारी से खूबसूरत सी शिफॉन की साड़ी, उसमें हल्का सा काम हुआ था। रात को उसने अनजाने में सादा सा सिंपल साड़ी पहन लिया था। थोड़ी देर के बाद आनंद टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर निकल आया था। वह भूल गया था कि अब उसके कमरे में एक औरत और उसकी पत्नी साक्षी है। जब उस पर नजर पड़ी तो वह शर्म से लाल होती मुंह फेर गई। आनंद ने बहुत गौर से उसके चेहरे की लाली को देखा और शर्मिंदा होते अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर के बाद वह निकला तो साक्षी अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वह ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बालों को सेट करने लगा। कुछ देर के बाद वह भी निखरी निखरी सी वॉशरूम से बाहर निकली थी। आनंद की निगाह उस पर पड़ी तो वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस शिफॉन की साड़ी में ऐसा लग रहा था आसमान से उतरी हुई परी हो। उसका अजीब सा दिल धड़क रहा था। वह ऊपर से और पूछ रही थी, मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी नज़रों से पजल होकर वो मुस्कुराकर पूछने लगी थी। उसके सवाल पर आनंद का दिल चाहा उसे खुद में समेट ले, अपनी मोहब्बत की बारिश से उसे भिगो दे, मगर उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ था। अच्छी लग रही हो, चलो नीचे चलो, देर हो रही है। आनंद उसके बगल में हाथ डालता मुंह बनाते उसके साथ नीचे चल दिए। वे दोनों नीचे आए तो तरह तरह के पकवान से डाइनिंग टेबल भरा हुआ था। साक्षी का तो दिमाग ही घूम गया था। वह खाने की बेहद शौकीन थी। भगवान जी, मेरे बच्चों की जोड़ी को यूं ही सलामत रखना, बहुत ही प्यारे लग रहे हो दोनों। मीरा देवी ने बड़े प्यार से उन दोनों को आशीर्वाद दिया तो वो मुस्कुराकर दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। चलो बेटा, शुरू करो। मीरा देवी टेबल पर बैठते ही साक्षी को कहा तो वह अपनी प्लेट में तरह तरह की सब्जियां निकालने लगी थी और साथ में एक गिलास में जूस भी डाल लिया। आनंद भी नाश्ता शुरू कर चुका था। बेटा, आज तुम दोनों की शादी की रिसेप्शन पार्टी है और तुम दोनों ने पार्लर भी तो जाना है। मैंने उसका सब कुछ बुक करवा लिया है। एक नौकरानी भी उसके साथ जाएगी। तुम उसको वहाँ छोड़कर अपने सलून में चले जाना। मीरा देवी की सारी बात समझाने पर आनंद ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर नाश्ते के बाद वे सब उठ गए। साक्षी आनंद के साथ रूम में आ गई। मीरा देवी और बाकी सब नौकरानियां बिजी हो गई थी। शाम में उनका रिसेप्शन था, इसलिए साक्षी को अभी पार्लर भी जाना था और उसकी तैयारी होनी थी। एक ब्यूटिशियन लड़की उसका पूरा मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही थी। मुझे गुदगुदी हो रही है। लड़की ने जब उसके गर्दन पर मसाज करनी शुरू की तो वह खिलखिलाकर बोली थी। आनंद, जो फ़ोन पर बात करते अंदर आ रहा था, उसकी बात पर ठहाका लगाकर हंसा था, जबकि वह लड़की भी उस मासूम को देखकर अपनी हंसी ना छुपा पाई थी। साक्षी को इन सब की उम्मीद नहीं थी, मगर मीरा देवी चाहती थी कि साक्षी इस मेकअप से और ज़्यादा निखर जाए, वह अपनी उम्र से बड़ी लगे। वह मिडिल क्लास फैमिली से ब्याह कर लाई गई लड़की थी। वह जानती थी कि उनके बेटे को यही उसकी बेवफा पत्नी की याद से और उसकी सोचों से बाहर निकाल सकती है। वह थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम, किसी के दिल पर भी राज कर सकती थी। वह लड़की जब उसको पूरा सजाकर चली गई, आनंद उसको लिए पार्लर आ गया। वह उसके साथ एक नौकरानी को छोड़कर अपने सलून में तैयार होने चला गया।
मीरा देवी भी तैयार होने चली गई थी। रिसेप्शन की तैयारी अब शुरू हो चुकी थी। सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। एक दूसरे के साथ बहुत हसीन लग रहे थे। सबने दोनों की बहुत तारीफें की थी। साक्षी के मायके वाले भी उसमें शामिल हुए थे। साक्षी के किस्मत देखकर एक पल को सभी उस पर नाच कर रहे थे। सबसे ज़्यादा उसकी बुआ खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसकी उस अनाथ बच्ची से जान छूटी थी। वह बड़ी तसल्ली में थी। मीरा देवी खुशी खुशी मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। कुछ लोगों ने ढके छुपे शब्दों में आनंद की पहली पत्नी के बारे में पूछा था, मगर मीरा देवी के खरे खोटे जवाबों ने उनको चुप करवा दिया था। साक्षी आनंद के साथ स्टेज पर बैठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आनंद की निगाहें बार बार उस परी पर जाकर ठहर जाती थी जो सबसे ज़्यादा अलग लग रही थी। बहुत ही खुश थी। कुछ देर के बाद खाने का भीड़ भी खत्म हुआ। धीरे धीरे खाना खाकर सब लोग लौट रहे थे। साक्षी की बुआ भी उससे मिलकर घर के लिए निकल गए थे। अब साक्षी की आंखें नींद से भर गई थी। मीरा देवी के कहने पर आनंद उसको घर ले गया था। वह ऐसे ही बेड पर ढेर हो गई थी। आनंद चेंज करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वह बाहर निकला तो साक्षी सो चुकी थी। वह सर झटका उसके पास आया। बड़ी सावधानी से उसके सारे ज्वेलरी उतार कर उसको बड़ी प्यार से छूते आनंद के जज्बात अजीब से हलचल मचा रहे थे, सीधा उसके दिल के तार छेड़ रहे थे। उसने बेकाबू उसके बालों को चेहरे से हटाया, नरमी से उसके फेस को किस किया। वह कसमसाकर मुंह फेर गई। नींद में आनंद का बाजू बड़ी जोर से पकड़ लिया था। उसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। उसने आराम से साक्षी से अपने बाजुओं से चिपकाते उसको गोद में लिटा गया था। रिसेप्शन के भारी कामदार लहंगा उसे बहुत ही चुभ रहा था। आनंद ने सोचा कि उसको जगाकर चेंज करने का बोल दूं, मगर उसको गहरी नींद में सोता हुआ देखकर वह अपना इरादा बदल गया। अलमारी से जाकर उसके लिए बिल्कुल साधारण सा डोरियों वाला लॉन्ग गाउन लेकर आया। अब जो वो करने वाला था उसके लिए बड़ा चैलेंज वाला काम था। उसने पहले उसके लहंगे के जिप और डोरियों को खोल चुका था, फिर धीरे से उसके ब्लाउज के जिप को भी खोल चुका था, और ये काम वो बहुत सावधानी से कर रहा था ताकि उसकी नींद खराब ना हो। धीरे से हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और लहंगे के ऊपर पहने ब्लाउज को धीरे से सरकाया। उसका दिल बड़ा बेचैन सा हुआ था। हाथ बेचैन से हो रहे थे। उसने एक झटके से उसके लहंगे को भी उससे दूर करते साधारण से गाउन में उसे लपेट चुका था। धीरे से उसे सहलाते अब उसके जज्बातों में ईंधन सा जलने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर कंट्रोल किया था। वह गहरी नींद में होने की वजह से कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने उठकर उसके भारी लहंगे को वापस अलमारी में रख दिया और उसके गोद में लेटकर नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह साक्षी की आंख खुली तो आनंद के गोद में लेटी थी। उसने अपनी मंदी मंदी आंखें खोली और उठकर बैठी। आनंद गहरी नींद में था। उसकी निगाहें अपने कपड़ों की तरफ गई। एक सेकंड के हजारवें हिस्से में उसको सब याद आया था कि वह रात को ऐसे ही सो गई थी। फिर उसके कपड़े किसने बदले थे? आनंद का ख्याल आते ही उसके बदन में एक करंट सा दौड़ गया था। वह शर्म से पानी पानी होकर उठ गई। वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर के बाद बाहर आई तो आनंद भी उठ चुका था। आपने मेरे कपड़े चेंज किए थे? वह सर झुकाकर उसको देखकर पूछ बैठी थी। उसकी बात पर आनंद ने पूरी आंखें खोली थी। फिर रात का सब याद आते ठंडी सांस भर गया। हाँ, तुम सो गई थी वैसे ही भारी कपड़ों में, और ये बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। वह धीरे आवाज़ में कहता उठ खड़ा हुआ। अब उसको तैयार होकर पुलिस स्टेशन भी तो जाना था। वह एक इंस्पेक्टर था जिसके रोब में थानेदार और सिपाही डरा करते, मगर साक्षी के लिए वह उसका पति था। वह अब रोनी सी शक्ल बनाकर बोली थी, आपने मुझे देख लिया ना? साक्षी कांपती आवाज़ में बोली। उसके वॉशरूम के तरफ जाते कदम लड़खड़ाए थे। उसके चेहरे पर साक्षी की बात समझते वह गुस्से में आ गया। वह सुर्ख चेहरे से पलटा, क्या बकवास कर रही हो? पता भी है क्या बोल रही हो? उसको इस तरह बोलते देखकर वह सहम गई। आनंद उसके सहमे हुए चेहरे को देखकर खुद पर काबू करने लगा। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने लाइट ऑफ करके अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे कपड़े बदल दिए थे। वह नरम शब्दों से कहता उसको सुकून में कर गया था। अच्छा सॉरी, मुझे क्या पता था कि आपने लाइट ऑफ की थी। वह अपनी मासूमियत से बोली तो आनंद सर झटका वॉशरूम में चला गया। उसको देर हो रही थी। उसे लगा नाराज हो गए हैं। वह खुद से बातें करने लगी। जो जवाब दिए बिना वॉशरूम में चला गया था। वह भी मुंह बनाते अपने सर के बालों को सुलझाने लगी और चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर लिया। उसको तैयार होकर रहना हमेशा बहुत पसंद था। थोड़ी देर में आनंद अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में आया था। साक्षी तो एकटक उसे देखती ही रही। वह इस तरह कमाल का लग रहा था। साक्षी को एक पल को अपनी किस्मत पर बहुत नाज हुआ था। वह उसका था। वह उसको मोहब्बत देने के लिए लाई गई थी।
आनंद ने आगे बढ़कर उसके सामने हाथ लहराया तो वह चौंकी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वह आईब्रो उचकाकर पूछने लगा, जबकि वो बिल्कुल चुप हो गई। कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पुलिस की वर्दी में वह मुस्कुराकर बोली तो आनंद का गुस्सा थोड़ी ही देर में झाग की तरह उड़ गया था। वह भी होले होले मुस्कुरा दिया। हाँ चलो नीचे चलते हैं नाश्ते के लिए। वह उसको लिए नीचे की तरफ बढ़ गया। इधर तो अमर कहने लगा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा पति तुम्हारे नाक के नीचे दूसरी शादी कर चुका है और उसकी पत्नी बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत मिली है। बहुत कम उम्र की है वह लड़की। अमर की ये बातें सुनने की देरी थी, अक्षरा के तन बदन में आग सी लगी थी। वह खुद तो बड़ी बेवफा थी, मगर आनंद के तरफ से कोई बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ और कब हुई उनकी शादी? अपने हाथों पर नैन पॉलिश लगाते बोली थी। मैंने फेसबुक पर उनका स्टेटस देखा था। उन्होंने बहुत सारी पिक्चर अपनी रिसेप्शन पार्टी की अपलोड की हुई है। अक्षरा के अंदर जैसे आग भड़क उठे थे। तुम इस तरह क्यों भड़क रही हो? तुमने खुद ही जगह खाली की तो कोई दूसरी आई, वरना आज तो आनंद तुम्हारी मुट्ठी में होता। जिस तरह वह तुमसे मोहब्बत करता था वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मगर तुम्हारी उस बेवफाई और जिद ने सब कुछ गंवा दिया। अमर उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर साफ पता लगा सकता था जो उसका दोस्त था, उसके जरिए वो मॉडलिंग का भूत उसके ऊपर सवार हुआ था। मॉडलिंग करने का, अपना कैरियर बनाने का आनंद को छोड़कर घर से भाग गई थी। वे दोनों एक जैसा दिमाग रखते थे और सोच रखते थे। आनंद जो एक सादा इंसान था, वह किसी तरह ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अपनी खूबसूरती किसी और दुनिया वालों को दिखाए। सिर्फ अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता था। मगर अक्षरा को अपनी खूबसूरती पर इस तरह नाज था कि वह एक कामयाब एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हर एक की नज़रों में वह समा जाना चाहती थी, मगर ये बात आनंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसकी इज्जत को रोंद कर उसके घर से भाग आई थी। आनंद जो खुद एक इंस्पेक्टर था, मगर चाह कर भी वह उसको ढूंढ नहीं पाया था। उसके भाग जाने का सदमा इस तरह गहरा था, वह सबसे मुंह छुपाता फिर रहा था। कुछ साल बीते थे, फिर जब आनंद अक्षरा के दिए गम से बाहर न आया तो मीरा देवी ने उसकी दूसरी शादी करने का फैसला किया था। और क्या करती मैं? तुम जो आज बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो, उसका आया भी तो तुम्ही ने था मॉडलिंग की दुनिया में आने के लिए। वह उल्टा उस पर ही दौड़ पड़ी थी। क्या मैंने उसकाया था तुम्हें? यार, तुम अपनी मर्जी से मॉडलिंग की दुनिया में आई थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की थी, इसलिए अपना कचरा मुझ पर मत डालो। अमर उसके ऊपर उल्टा भड़क कर बोला था। वह अंदर ही अंदर बिल्कुल गुस्सा हो गई थी। उसने फैसला कर लिया था, अब जो कुछ भी हो जाए वे आनंद के पास वापस चली आएगी। किसी तरह वह किसी और के साथ अपने पति को नहीं बांट सकती। पहले ही उसने खुद बेवफाई की थी, उसको किसी और का नहीं होने दे सकती थी। नाश्ते के बाद आनंद पुलिस स्टेशन चला गया। मीरा देवी अपने कमरे में जा चुकी थी। साक्षी अपने कमरे में जा चुकी थी। वे अपने कमरे में जाती हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखने लगी, जो एक खूबसूरत से महल की तरह था। वह हर चीज़ को छू छू कर देख रही थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था अब ये उसका घर है, वरना वह तो हमेशा एक मिडिल क्लास 2 मंजिले के घर में रहती आई थी। उसमें हमेशा उसकी बुआ उसे ताने सुनाती थी। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी। माँ बाप उसके बचपन में ही मर चुके थे, उसको अकेला दुनिया में छोड़ गए थे। वह अपनी जान छुड़वाने के लिए आनंद का आया रिश्ता जल्दी से स्वीकार कर गए थे। साक्षी उनके फैसले से बहुत घबराई हुई थी, मगर अब बहुत खुश थी। आनंद जिसकी मोहब्बत को कभी भुलाया नहीं जा सकता था, साक्षी बेकाबू उसके तरफ खींचती जा रही थी। उसका मासूम सा दिल आनंद की मोहब्बत में बुरी तरह जकड़ चुका था। काफ़ी देर सारे घर को देख लेने के बाद वापस अपने कमरे में आ गई थी। वह काफ़ी थक चुकी थी। वह कुछ देर के लिए सो गई। दोपहर में उसकी आंख खुली तो खाने की खुशबुओं ने उसको कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बाहर आई तो नौकरानियां दोपहर का खाना तैयार कर रहे थे, क्योंकि आनंद दोपहर का खाना घर पर ही खाता था। मीरा देवी ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। आ जाओ बहू मेरे पास। मीरा देवी ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया। उनके साथ आंगन के सोफे पर बैठ गई। बताओ क्या करती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्यार से उससे पूछने लगी। शादी के बाद वह थकान से अपने बहू के साथ थोड़ा भी समय नहीं बिता पाई थी। जी मैं अभी 10वीं क्लास में थी, मगर उसके बाद बुआ ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया। कहती थी कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उसने मासूमियत से भरे अंदाज में कहा तो मीरा देवी मुस्कुरा दी। चलो कोई बात नहीं, अब से तुम मेरी बहू कम बेटी ज़्यादा हो। मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। मीरा देवी ने कहा तो साक्षी का चेहरा खिल उठा था।
उसको स्कूल जाने का बहुत शौक था। क्या सच कह रही हैं आप? मैं अपनी पढ़ाई फिर से कर सकती हूँ? वो बड़ी आश्चर्य में थी, इसलिए फिर से पूछ बैठी थी। मीरा देवी ने हाँ में सिर हिलाया था। वे बेकाबू बच्चे की तरह उनके गले लग गई। मीरा देवी को जी भरकर उस पर प्यार आया था। तभी आनंद भी पुलिस स्टेशन से आ गया था। उसने दोनों को यूं गले लगते देखा तो मुस्कुरा दिया। क्या बात है, सास बहू में बहुत प्यार हो रहा है, वो मीठा सा मुस्कुराकर बोला था। मीरा देवी के साथ साक्षी भी हंसने लगी। क्यों ना हो, वह साक्षी को अपनी पसंद से ब्याह कर ले आई थी और अक्षरा तो आनंद के लव मैरिज में लाई गई थी। मीरा देवी को उसके लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी एक भी आदतें मीरा देवी को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। अक्षरा का देर रात तक घर से बाहर रहना, अक्षरा के कपड़े पहनना, जो मीरा देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन अब जो वह अपने पसंद से ब्याह कर ले आई थी, वह भी कोई परियों से कम नहीं थी। आनंद पास बैठते हुए बोला, माँ, आपको साक्षी पर बहुत प्यार आ रहा है, क्या बात है? और मुंह में बड़बड़ाने लगा, ये कितनी मासूम है, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी आपने ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनी है ना? ये मैडम कितनी मासूम है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। क्या हुआ आनंद, कुछ कहा तुमने? उसको मुंह में ही बड़बड़ाता हुआ देखकर वह बोली, नहीं मम्मी, कुछ नहीं, मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। अपने यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करते हुए ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। बेटा, तुम भी आनंद के पीछे जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको दे देना। मीरा देवी ने कहा तो वह भी उसके पीछे कमरे की तरफ चली आई। वह कमरे में आ गई तो उसने बड़ी जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखा था। सामने आनंद अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रहा था। उसने अपनी शर्ट उतार रखी थी। बेवकूफ़ लड़की, नॉक करके आते हैं। वह उसको उल्टा सुना गया। शर्ट को वापस पहन लिया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने अपनी आंखों से हाथों को हटाते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। ना चाहते हुए भी आनंद की हंसी निकल गई। अब हंस क्यों रहे हो? वह मुंह बनाकर बोलता उसके पास आया तो अचानक उसका पांव फर्श पर फिसल गया। इससे पहले कि वह फर्श पर गिर पड़ती, आनंद उसको जल्दी से आगे बढ़कर थाम गया। उसकी नाजुक जिस्म आनंद के बाजू में था। एक पल को दोनों की धड़कनें तेज हो गई थी। साक्षी के लंबे काले घने बालों पर उसकी नज़र गई, जिसमें भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। आनंद को वह बिल्कुल दीवाना कर गई थी। जबकि साक्षी गिरने से बच गई और उसका धन्यवाद कर रही थी, आनंद उसको और जोर से अपने सीने में दबा गया था। साक्षी का दिल धक से रह गया। उसके प्यार से वह सहम कर डर गई थी, जबकि उसके नाजुक जिस्म भी उसके सीने से टकराया था। उस पर एक अजीब सा जुनून सवार हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बरसों से बेचैन दिल को एक सुकून मिला हो। ये सुकून उसको कभी भी अक्षरा के साथ रहकर नहीं हुआ था, जबकि अक्षरा उसकी खुद की पसंद की थी, मगर उससे मोहब्बत न होने के बावजूद उसको सुकून दे गया था। अब छोड़ भी दो मुझे, वह उसको अपने मजबूत हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगाया हुआ था। जब साक्षी का उस मजबूत पकड़ में दम घुटने लगा तो बेकाबू बोल पड़ी थी। अचानक उसकी आवाज़ पर चौंका। उसको अपनी बाजुओं से निकालता अलग हुआ था और वॉशरूम में बंद हो गया। साक्षी का नन्हा सा दिल मचल गया था। रात के चाय के बाद वह अपने लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था जब साक्षी उसके पास आकर बोली, क्या कर रहे हैं आप? वह उसको बार बार काम में बिजी देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। वह लंबा सा जवाब देकर वापस अपने काम में बिजी हो गया था। काम बाद में कर लेना, आओ पहले कोई मूवी देखते हैं, वह बोली। आनंद एक नज़र उसे देखा, जिसके चेहरे पर उस वक्त बहुत मासूमियत झलक रहा था। मैं काम कर रहा हूँ, ज़रूरी काम है, बाद में देखते हैं, वह गंभीर शब्दों में कहता वापस लैपटॉप पर झुक गया। साक्षी गुस्सा होकर उसकी तरफ करवट ले गई। आनंद ने उसकी नाराज़गी भाप कर अपना काम जल्दी से बंद कर दिया। उठो साक्षी, आ जाओ, मैं फ्री हो गया हूँ। कुछ देर के बाद वो बोला तो साक्षी मुस्कुराकर उठ बैठी। कौन सी मूवी देखनी है? आनंद ने पूछा तो उसने हॉरर मूवी को कहा। देख लो, रात को डर लगेगा तो मुझे मत कहना। आनंद ने एक बहुत ही डरावनी मूवी दिखाई थी, जिससे साक्षी काफ़ी डर गई थी और उसके डर ने आनंद को पूरा जुनूनी बना दिया था। वह डर जाएगी, इस बात को वह अच्छी तरह से जानता था। नहीं डरूंगी, आप लगाइए, वह कमाल की बहादुरी से बोली तो आनंद ने कंधे उचकाते उस डरावनी फिल्म को लगा दी। अभी फिल्म शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक हॉरर सीन से डर कर वह उछलकर उसके गोद में आकर बैठी। वह बेहाल होकर रह गया। क्या कर रही हो साक्षी? अपनी जगह पर जाकर बैठो। मेरी गोद में क्यों बैठ गई? वह अपने ऊपर कंट्रोल करके बोला, जो उसकी गोद में बैठी उसको आजमा रही थी। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास ही बैठूंगी। वह बड़ी प्यार से बोली, ठीक है, फिर हम ये मूवी नहीं देखते।
आनंद ने मूवी बंद करनी चाही तो वो बच्चे की तरह रो पड़ी। उसका ये बचपना देखकर वो बेबसी से गुस्से से भर गया। फिर एक और हॉरर सीन आया तो फिर जोर से उसके सीने में मुंह छुपा गई। वह अपने बाजुओं से उसके गर्दन को जोर से पकड़ गई थी। साक्षी, इतना डर लग रहा है तो मत देखो, क्यों मुझे आजमा रही हो? वह अपने ऊपर कंट्रोल खोता बोला। तो साक्षी ने डरकर खुद ही वो मूवी बंद करती थी। आनंद ने थोड़ा सुख का सांस लिया। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, वह लैपटॉप उठाकर रखते हुए बोला। उसने अभी लाइट ऑफ ही की थी कि वह चीख मारती उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी लाइट ऑन की। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वह उसको घूर कर बोला, जिसकी चीख ने उसे कुछ पल के लिए डरा दिया था। आप लाइट ना बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह रोनी सी अंदाज में बोली। वह गुस्से से सुलगता बेड पर आकर लेट गया। ये तो तुम्हें हॉरर मूवी देखने से पहले सोचना था। पहले तो बड़ी बहादुर बन रही थी, अब तुम्हें अंधेरे से भी डर लग रहा है, वह तड़प कर बोला। तो उसको गुस्सा करते फिर से रोने लगी। तो वह उसके आंसू देखकर बेचैन सा होता उसको अपने बाजुओं में दबोच लिया। अच्छा चलो रोना बंद करो, अब नहीं कुछ कहता। वह उसको बच्चों की तरह पुचकारने लगा था। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, आप भी नहीं, हर वक्त डांटते रहते हो, वह आंसू बहाती बोली। तो आनंद ने खुद को कोसा, क्या ज़रूरत थी मुझे इतनी ज़ोर से गुस्सा करने की? तुम्हें तो प्यार भी करूँ तो तुम रोने लगती हो। मैं करूँ तो क्या करूँ, वह रूठे हुए अंदाज में कहता उसको चौंका गया। आपने कब मुझसे प्यार किया, वह हैरानी से बोली। उसको आनंद की ये नासमझी बहुत ही सुलगा गई थी। दुल्हन बनकर मेरे सामने आई थी। शादी के रात में जब मैं तुमसे प्यार कर रहा था तब भी तुम रो पड़ी थी, इसलिए अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आनंद की बात सुनकर वह रोना भूल कर अब उसके तरफ अपना लाल चेहरा किए देखने लगी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली झलक पड़ी। आनंद को वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बताओ फिर, अगर नहीं रोती तो मैं प्यार करने के लिए तैयार हूँ। आनंद ने उसको फिर से कहा, जाओ आप बहुत गंदे हो। वह शर्म से पानी पानी होते कंबल में घुस गई, जबकि वह उसकी चालाकी को समझते उसका कंबल उसके पैर से हटा गया। बताओ, आज तुम नहीं बच सकती। सुहाग रात वाले दिन भी सो गई थी और उसकी कलाई थाम कर उसको अपने ऊपर गिरा गया। वह सीधा उसके मजबूत सीने से जा टकराई थी। दोनों की धड़कनें एक साथ उथल पुथल हुई थी। आनंद बेकाबू होता फिर से उसके गर्दन पर झुक गया था। साक्षी के पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। वह अपनी बेबाकियों से साक्षी को बिल्कुल चित कर रहा था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को रोके आगे बढ़ने से अपने आप पर कंट्रोल कर रहा था। वह अभी उस पर अपनी मोहब्बतों की शक्ति दिखाकर उसको तोड़ना नहीं चाहता था। वह भी नाजुक थी। वह बहुत नरमी और प्यार से उसकी गर्दन को अपने होठों से चूमकर मदहोश हो रहा था। मीरा देवी दोपहर की खाने की तैयारी में मगन थी। किसी की हील की टकाटक की आवाज़ ने उनको उस तरफ ध्यान दिलवाया था। वह जैसे ही किचन से बाहर निकली तो बिल्कुल उसे देखकर हैरान रह गई। सामने अक्षरा खड़ी थी, जिसकी आंखों में पहले की तरह नफरत थी। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? मीरा देवी उसे देखकर गरज कर बोली थी, जो उनके परिवार की इज्जत को रोंद कर भागी थी। ये मेरा घर है, यहाँ आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके शब्दों में बहुत ही बदतमीजी थी। मीरा देवी का दिल चाहा उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। तुम ये अधिकार अब खो चुकी हो, इसलिए अच्छा होगा यहाँ से अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ, वरना धक्के देकर तुम्हें निकलवा दूंगी। वह उनके कहे गए शब्दों में फिर से उलझ गई थी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हिम्मत है आप में मुझसे टक्कर लेने की? मैं तुम्हें कोर्ट के धक्के खिलवाऊंगी। तुम्हारे बेटे की नौकरी भी खतरे में जाएगी। मीरा देवी के जैसे दुखती रग पर हाथ रख गई थी। वह तिलमिलाकर रह गई थी। तुम ये अधिकार खो चुकी हो, चली जाओ यहाँ से, वह गुस्से से चीख कर बोली थी। मगर अक्षरा को उसका कोई असर नहीं हुआ था। वह पहले की तरह बड़ी आराम से वहीं खड़ी थी। इससे पहले कि अक्षरा कुछ बोलती तभी आनंद वहाँ आ गया था। अक्षरा को देखकर जैसे वो बिल्कुल हैरान हुआ। उसको देखकर अक्षरा तेजी से उसके तरफ बढ़ी थी, जबकि सीढ़ियों पर खड़ी साक्षी का दिल कांप कर रह गया था। देखो आनंद, मुझे माँ जी इस घर से निकाल रही हैं। मैं वापस आ गई हूँ। मुझे अपनी गलतियों का बहुत एहसास हुआ है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वह अब आंसू बहाती आनंद के दिल को पिघलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो अब कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था और यूं ही उसे सुन नज़रों से खड़ा देख रहा था। उसको कुछ पल लगे थे उस समस्या को समझने में। आनंद, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं लौट कर तुम्हारे पास आ गई हूँ और अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह कहते हुए बेकाबू उसको गले लगा चुकी थी। साक्षी का दिल एक पल को रुक सा गया था। उसके दिल में एक साथ कई तीर चुभे थे। वह आनंद को किसी के साथ भी बांट नहीं सकती थी।
उसका मासूम सा दिल तड़प उठा था। मीरा देवी अक्षरा के ड्रामों को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। आनंद, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो, इतने चुप क्यों हो? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे अपनी अक्षरा को, जिससे तुमने इतनी मोहब्बत की थी? वह अब उसको जज्बाती तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? मर चुका था तुम्हारा आनंद उसी दिन जब तुमने इस घर की दहलीज पार की थी। उसको जोर से खुद से अलग करते हुए बोला था। अक्षरा लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। उसके कांपते हुए शब्द और चेहरे पर आंसुओं के कतरे आनंद के दिल पर हल्की सी आहट दे रहे थे। लेकिन अक्षरा को चुप से उसे देख रहा था। मैं सच में बहुत बड़ी गलती की थी। तुम चाहो तो मुझे सजा भी दे सकते हो, लेकिन मुझे दोबारा अपने से दूर मत करो प्लीज़। अक्षरा ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। उसकी आवाज़ अब भारी निकल रही थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे। आनंद ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। ऐसी गलतियां माफ़ करने के लायक नहीं होते अक्षरा। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। वह गुस्से की अंदाज में बोला। मीरा देवी और साक्षी के दिल में एक सुकून की लहर पैदा कर दिया था। मुझे एक मौका दो आनंद। मैं तुम्हें वो विश्वास दिला दूंगी कि मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। अक्षरा ने अपने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहा था। आनंद की नज़रों में बहुत ज़्यादा आश्चर्य की परछाइयाँ झलक रही थी, लेकिन दिल में गुस्से और बीते हुए कल के दुख का तूफान बढ़ता जा रहा था। अक्षरा की आवाज़ कांप रही थी। उसकी कांपती उंगलियां फर्श पर गिर गई थी, जैसे उसका जिस्म अपने ही गलतियों के बोझ तले दब रहा हो। आनंद ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर सख्ती और दिल में डर था। वह चाहता था कि उसे माफ़ ना करे, लेकिन अक्षरा की हालत ने उसे पल में कमज़ोर कर दिया था। उसके आंसू, उसके शब्द, झुकी नज़रें सब एक कहानी सुना रहे थे, जिसमें वो विनतियाँ कर रही थी और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। आनंद का दिल धीरे धीरे नरम होने लगा। उसने कुछ पल अक्षरा को देखा, फिर आगे बढ़कर उसे उठाया। ये आखिरी मौका है अक्षरा, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो फिर माफ़ी कोई गुंजाइश नहीं होगी। अक्षरा ने हिचकियों के बीच सर हिलाया। आनंद के सीने से जा लगी। ये मंजर देखकर साक्षी को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी, जबकि मीरा देवी भड़क उठी थी। आनंद, ये क्या कर रहे हो? उस बेहया को माफ़ करके तुम्हारी इज्जत को ललकार कर चली गई थी, तब कहाँ सोई थी तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा रुतबा, जो उसको माफ़ करके फिर से इस घर में रख रहे हो? आनंद चुप से मीरा देवी की बातें सुन रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ा। मम्मी, मैं जानता हूँ कि अक्षरा ने गलती की थी, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मैं उसे एक और मौका देना चाहता हूँ। मीरा देवी ने तेजी से बेटे की तरफ मुँह किया और उनकी नज़रों में एक आश्चर्य का झटका और गुस्से की लहर थी। आनंद, तुम नहीं जानते, ये लड़की तुम्हें फिर से धोखे देगी। आज माफ़ी मांग रही है, कल फिर वही सब कुछ करेगी। मैं कभी उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। आनंद का शब्द मजबूत हुआ, लेकिन उसमें अपनी माँ के लिए बहुत इज्जत थी। माँ, मैं आपके हर फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मेरा फैसला है। मैं अपनी पत्नी को एक और मौका दे रहा हूँ। आपकी नाराज़गी का मुझे एहसास है, मगर मैंने अपना दिल साफ कर दिया है। मीरा देवी ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया, लेकिन उनके होंठ कांप रहे थे। वे बोलना चाहती थी, मगर बेटे की मोहब्बत और उसके अटल शब्दों के सामने बेबस हो गई थी। आखिरकार उन्होंने एक गुस्सैली निगाह उस पर डाली और गुस्से में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो आनंद, अगर उसने ये हरकत दोबारा की तो उसकी जिम्मेदारी तुम रहोगे, सिर्फ तुम। वह 2 टके अंदाज में कहकर जा चुकी थी, जबकि साक्षी अपने मुर्दा कदमों से ऊपर की तरफ वापस चली गई। अक्षरा अपने कमरे में दाखिल हुई तो सामने खिड़की के पास एक नाजुक सी लड़की थी। वह चमकती धूप में किसी खूबसूरत मूरत की तरह लग रही थी। पिंक कलर के साड़ी में तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे चांद जमीन पर खुद उतर आई हो। अक्षरा के कदम बेकाबू रुक गए थे। उसकी नज़रें उस लड़की के खूबसूरत जिस्म पर गई थी। इतनी खूबसूरत, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को बहला सकती थी। वह पल भर के लिए हैरान हुई और उसकी खूबसूरती में ही खो गई, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में जलन की एक तेज लहर उठी थी। तुम कौन हो? अक्षरा की आवाज़ में एक अजीब सा गुस्सा, अजीब से आग के रंग थे। मैं साक्षी हूँ, आनंद की दूसरी पत्नी। साक्षी ने खुद को नॉर्मल रखते हुए धीरे से कहा था। साक्षी के शब्दों में नरमी और चेहरे पर मासूमियत थी। अक्षरा के दिल में जलती आग भड़क गई थी। उसकी नज़रें साक्षी के खूबसूरत चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। दिल में गुस्सा और जलन की आग उठ रही थी, जबकि वो खुद बहुत खूबसूरत थी। कितने अरमान से कह रही हो आनंद की दूसरी पत्नी। अक्षरा के होठों पर एक गुस्से की मुस्कुराहट उभरी, जिसमें बहुत ज़्यादा शिकायत छुपा हुआ था। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ?
जी, आप आनंद की पहली पत्नी हैं। आपके बारे में बहुत सुन रखा था, लेकिन आज देख भी लिया। साक्षी की मासूमियत वैसे ही थी, मगर दिल अंदर से आंसू से भरा था कि आखिर क्यों लौट आई थी। अक्षरा ने एक तीखा सा ठहाका लगाया जिसमें नफरत और जलती हुई घमंड की झलक थी। खुशी तो तुम जैसे लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके खुश होते हैं। तुमने मेरी जगह छीनी और अब मुझे यहाँ बधाई देने की कलाकारी कर रही हो। उसकी बात पर साक्षी का चेहरा उतर गया। मेरा मकसद कभी किसी का दिल दुखाना नहीं था। मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती थी। आनंद ने जो फैसला किया उनका था, मेरा नहीं। वह गले में अटकी हुई आंसुओं को पीछे धकेल रही थी। बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। अक्षरा ने गुस्से से नजरों से उसको देखा, जैसे उसकी बातों का मजाक उड़ा रही हो। आनंद को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा ना। वह गुस्से से बोलकर उस पर तीर चला रही थी। तभी मीरा देवी आनंद भी कमरे में आ गए थे। अक्षरा, तुम्हें साक्षी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। वह उस कमरे में रहती है, तुम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हारा सामान वहाँ शिफ्ट करवा देता हूँ। आनंद ने कहा तो अक्षरा अंदर से जल भुनकर रह गई थी, मगर अभी के लिए वह चुप हो गई थी। ठीक है, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ, कोई समस्या नहीं। वह चेहरे पर गुस्से की मुस्कुराहट सजाकर बोली। तो मीरा देवी और साक्षी उसके दोगलेपन को देखकर हैरान रह गए थे, जिसके सामने वह अपनी जुबान से जहर उगल चुकी थी। आनंद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था तो अक्षरा अपना पैर पटकती कमरे से निकल गई थी। मीरा देवी ने थकी हुई सांस छोड़ी, साक्षी के पास आई जो चुपचाप खड़ी थी। बेटा, ये तुम्हारी जगह है, उसको कभी मत छोड़ना। इसलिए ये बहुत शातिर औरत है, तुम्हें निकालने के लिए हाथ पैर जरूर मारेगी, मगर तुम ये मत भूलना कि तुम्हें मैं लेकर आई हूँ अपनी बहू बनाकर। उसके साथ वैसे ही रहना जैसा व्यवहार वो रखेगी, वरना तुम्हारी मासूमियत से ये पूरा फायदा भी उठा सकती है। मीरा देवी ने उसको गले से लगाकर ढेरों उसे बातें समझाई थी। वह उनकी बातों पर पूरा हाँ में सिर हिला गई थी। आनंद वॉशरूम से निकला तो वह उसके कपड़े निकालकर नीचे की तरफ बढ़ा गई। रात के सन्नाटे में अक्षरा अपने कमरे में बैठी साक्षी के बारे में ही सोचे जा रही थी। साक्षी की मासूमियत, आनंद के उसके लिए मोहब्बत अक्षरा के दिल में आज उभर रही थी। उसकी आंखों में नफरत और दिमाग में साजिशों के पुल बंध रहे थे। ये लड़की मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक ये यहाँ आनंद मुझे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा, मुझे कुछ करना होगा, उसने खुद से कहा और उसकी नज़रें एक गहरी चमक से उभर गई थी। अगली सुबह अक्षरा ने साक्षी को आंगन के बाहर खड़े देखा, जो मुस्कुरा रही थी जैसे दुनिया में कोई दुख न हो। अक्षरा के दिल में नफरत की एक और लहर उठी। उसने जल्दी से एक चालाकी भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और साक्षी के पास पहुंच गई। साक्षी, मैंने सोचा क्यों ना हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें, आखिर हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। वो बहुत खुशी के मूड में बोलते साक्षी को हैरानी का झटका दे गई। जो रात को वह उसके लिए कितना आग उगल रही थी और एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदलकर उसे प्यार भरी बातें कर रही थी। ये तो बहुत अच्छा होगा, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच कोई भी बात ना हो, वह अपनी मासूमियत से बोली थी। अक्षरा ने मौका देखकर साक्षी के दिल में विश्वास के बीज बोने शुरू किए। आनंद से तुम्हारी बात हुई थी रात? उसने मासूमियत से पूछा, लेकिन शब्दों में चालाकी छुपी हुई थी। नहीं, वह रात को देर से घर आए थे, शायद थके हुए थे। साक्षी ने हैरानी से जवाब दिया। आखिर वह क्यों पूछ रही थी? वो मुझे लगा शायद वो मुझसे बात करने के बाद तुम्हारे पास गए होंगे। वह हमेशा मेरे साथ अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, तुम्हें पता है ना। अक्षरा ने एक ठहाका लगाते उसको जैसे बहुत कुछ एहसास दिलवा दिया था। साक्षी के दिल में कुछ क्षण से टूटा था। वह उसकी साजिशों से अनजान आनंद से अब दूर होने लगी थी। साक्षी ने निगाहें झुका ली, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। अक्षरा ने अपनी बात चालू रखी। देखो, तुम नई हो इस घर में, आनंद की आदतों को समझने में अभी तुम्हें टाइम लगेगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। वह बहुत ही प्यारे शब्दों में बोली। साक्षी सर हिला गई। अक्षरा को लगा उसकी साजिश कामयाब हो रही है। साक्षी के चेहरे पर उलझन उदासी के असर देखकर वह दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि साक्षी को कमज़ोर करके वह आनंद के दिल पर आराम से राज कर लेगी। और फिर इस तरह अक्षरा की साजिशें शुरू हो गई थी। वो मीरा देवी आनंद के घर पर ना रहने पर वह उसके लिए उसके दिमाग में बहुत सी नेगेटिव बातें डाल रही थी और बातों बातों में कुछ ऐसा कह देती थी, साक्षी का मासूम दिल बुरी तरह से टूट जाता। आनंद दोनों को बिल्कुल बराबर का अधिकार दे रहा था, किसी के साथ भी गलत नहीं सोच रहा था। उसने खुद को और अपने वक्त को उन दोनों में बांट लिया था, मगर अक्षरा को वो पूरा का पूरा अपने कमरे में चाहिए था, जबकि साक्षी चुप से अपनी और आनंद की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश में थी।
आनंद ने उसके आगे की पढ़ाई करवाने के लिए उसका प्राइवेट एडमिशन करवा दिया। वह रात में पुलिस स्टेशन से आकर उसको पढ़ा भी देता था। अभी अभी साक्षी किताबें लेकर बैठी थी कि आनंद अक्षरा से मिलकर उसके पास आया था। ले आओ किताबें साक्षी, पढ़ाई करते हैं, वह कहकर अपना फ़ोन साइड टेबल पर रखकर उसके पास ही बैठ गया। साक्षी जो उसको सारा दिन मिस करती रही, उसको देखकर बेकाबू उसके गले लग गई। आनंद एक पल को हैरान हुआ, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ साक्षी, सब ठीक है ना? वह शरारत से बोलता उसकी खूबसूरत से चेहरे को चूम गया। वह उसके प्यार में सिमटकर उसकी गोद में ही आ बैठी। जी सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी बहुत, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। आनंद हैरान होता उसके चेहरे को देखने लगा जिसमें भला की मासूमियत थी और खूबसूरती इतनी ज़्यादा दिल हार जाए। फिर क्या किया जाए मेरी जान, वो बड़े ही प्यार से उसे बोला। साक्षी बिल्कुल लाल पड़ी थी। कुछ नहीं, बस पढ़ते हैं, मुझे मैथ के सवाल समझा दो। वह उससे अलग होती बोली तो आनंद वापस उसको अपनी बाहों में भर गया। बाद में पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा प्यार कर ले, वह कहते के साथ ही उसके गुलाबी होठों पर झुक गया। साक्षी जो उसके प्यार को काफ़ी दिनों से तरस रही थी, आज उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके साथ देने पर आनंद के जज्बातों में जैसे और आग भड़क उठी थी। वह दोनों पूरे एक दूसरे में खो रहे थे। आनंद उसके दुपट्टे को दूर उछालता उसके गर्दन पर अपने मोहब्बत को बिखेरने लगा। वह मदहोश हो रही थी, जबकि उसके इस तरह खुले हुए जिस्म को देखकर आनंद बिल्कुल अपने जज्बातों को बहका रहा था। सारी रात आनंद ने अपनी हदों में रहते खुद को और उसको सुकून पहुंचाया था। साक्षी, तुम्हें पता है आनंद को मेरी बनाई हुई खीर बहुत पसंद है, क्यों ना आज तुम मेरे साथ सीख लो। वह किचन में थी जब अक्षरा ने आकर कहा। मीरा देवी को अक्षरा पर पूरा शक था कि वह साक्षी के साथ साजिश जरूर करेगी, मगर वह इसलिए चुप थी कि घर का माहौल खराब ना हो। साक्षी ने कहा, मुझे तो बहुत खुशी होगी, जो हमेशा अपने घर को सुंदर बनाने में लगी रहती। मुस्कुराकर बोली थी अक्षरा ने बहुत चालाकी से खीर बनाते टाइम अक्षरा को बहुत सारी गलत चीज़ें बतानी शुरू की, जिसकी वजह से खीर का स्वाद बिल्कुल बदल गया। चीनी ज़्यादा डाल दो, कई चीज़ें उसने फालतू डलवा दिए थे। आखिर खीर में चीनी हद से ज़्यादा हो चुकी थी और उसमें अजीब सा टेस्ट हो गया था। दोपहर को खाने के बाद अक्षरा ने खीर मेज पर लाकर रखा। सबके सामने साक्षी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, आज साक्षी ने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, खाकर देखो कैसी है। आनंद ने चम्मच उठाया और खीर का एक चम्मच मुंह में डाला तो उसने चेहरा जल्दी से बिगाड़ लिया, लेकिन वह कुछ बोलने से रुक गया। कैसी बनी है खीर, जल्दी बताओ आनंद। मीरा देवी ये मंजर देख रही थी। उसकी चुप्पी को देखकर झुंझलाकर बोली, आप खुद चख लो। उसके कहने पर जब मीरा देवी ने खीर चखी तो बेकाबू एक टिश्यू उठाकर मुंह को साफ किया था। साक्षी बिल्कुल शर्मिंदा होकर सर झुका गई। उसके गाल लाल हो गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। अक्षरा के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। वह अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। आनंद भी देख चुका था, साक्षी किसी लायक नहीं। उसने दिल ही दिल में सोचा था, कोई बात नहीं साक्षी, ये सब सीखने की बात है, अगली बार मैं खुद तुम्हारे साथ खीर बनाऊंगा। आनंद ने अचानक साक्षी का उतरा हुआ चेहरा देखकर नरमी से कहा। मीरा देवी भी मुस्कुरा दी। उनको अक्षरा की सारी चालाकी समझ में आ गई। वह जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी, साक्षी को उनकी निगाहों में फूहड़ दिखाना चाहती थी। आनंद के शब्द से साक्षी के दिल को बड़ा सुकून मिला था, लेकिन अक्षरा के अंदर जलने वाली आग फिर से तेज हुई थी। वह कोई बहाना बनाकर डाइनिंग टेबल से उठकर कमरे में चली गई। मीरा देवी बिल्कुल चुप थी। आज मीरा देवी आनंद किसी शादी में गए हुए थे। ये मौका अक्षरा के लिए बहुत सुनहरा था। साक्षी सीढ़ियों के पास खड़ी नीचे मौजूद नौकरानी को कुछ समझा रही थी। अक्षरा के दिल में नफरत की लहर दौड़ पड़ी थी। ये लड़की मेरे हर रास्ते की दीवार बन रही है, जब तक ये यहाँ रहेगी मेरी ज़िंदगी बेकार रहेगी। आनंद का दिल तो शायद पूरी तरह उसका हो चुका है, लेकिन अब उसकी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में है, उसने खुद से कहा और सीढ़ियों के पास आकर साक्षी के पीठ के तरफ खड़ी हो गई। साक्षी सुनो, तुम्हें आनंद के साथ रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अक्षरा की आवाज़ में एक अजीब सा नफरत छुपा हुआ दिखाई दे रहा था। आप ये क्या कह रही हैं? क्या मैं आपको कभी कोई तकलीफ़ दी? साक्षी ने पलटकर हैरानी से कहा, तकलीफ़ नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही मेरे लिए तकलीफ़ बन रही है। तुमने ये सब कुछ छीन लिया जो मेरा अधिकार था। अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी जगह तक पहुंचा दूं। वह नफरत से बोली थी। साक्षी ने घबराकर कदम पीछे किया, लेकिन अक्षरा ने उसे जोर से धक्का दिया। पल भर में साक्षी का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे की तरफ गिरती चली गई।
उसके मुंह से दिल को हिला देने वाली चीख निकली थी। नौकरानी घबराकर उसकी चीख की आवाज़ सुनी तो जल्दी आगे बढ़ गई। सामने का नज़ारा उसके होश ठिकाने लगा गया था। वह जल्दी साक्षी को अस्पताल लेकर भागे। अक्षरा उसको धक्का देते ही वहां से गायब हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है? साक्षी कहाँ है? आनंद ने घबराकर तेज आवाज में पूछा। मीरा देवी भी साथ ही थी। साक्षी मैडम सीढ़ियों से गिर गई थी। हमने उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचा दिया। दूसरा नौकर उनके साथ है, एक नौकर ने कांपते हुए आवाज में कहा था। आनंद के चेहरे का रंग बदल गया था। वह तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। हॉस्पिटल चला आया। उसके दिल में डर और गुस्से की मिलीजुली हालत थी। पीछे मीरा देवी भी परेशान हो गई थी। अस्पताल पहुंचकर वह सीधा साक्षी के कमरे की तरफ भागा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि साक्षी की हालत खतरे में है और वह सर्जरी के लिए तैयार कर रहे हैं। आनंद की आंखों में आंसू आ गए थे। दिल में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। ये सब हादसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। उसको अचानक याद आया कि पूरे घर में खुफिया कैमरे लगे हुए हैं जो उसने अक्षरा की बेवफाई के बाद नौकरों पर और साक्षी पर नज़र रखने के लिए लगवाए थे। घर पहुंचते ही उसने सीधा कैमरे की फुटेज चेक की। जैसे ही वीडियो चली उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने साफ साफ देखा है कि अक्षरा ने ही साक्षी को धक्का दिया था। ये क्या किया तुमने अक्षरा? उसके होठों से धीमी आवाज में शब्द निकले। आंखों में नफरत की लहर थी। उसको उम्मीद नहीं थी कि अक्षरा इस हद तक भी गिर सकती थी। अक्षरा जो अपने कमरे में बैठी खुश हो रही थी कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है। आनंद ने दरवाजा धाड़ से खोला। उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। अक्षरा, तुमने जो किया उसका हिसाब देना होगा। तुमने मेरे अब सब्र का इम्तहान लिया। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। आनंद की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। आनंद, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया। उसने झूठ बोलने की कोशिश की थी। आनंद ने गुस्से से लपक कर टेबल पर रखी लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने कर दी जहां वीडियो चल रही थी। ये क्या है? ये तुम्हारी हकीकत है अक्षरा। तुमने साक्षी को तकलीफ देने की कोशिश की। तुमने सोचा कि तुम्हारी ये घिनौनी हरकत छुप जाएगी। वह गुस्से से दहाड़ी थी। मैं सिर्फ गुस्से में थी, मेरा इरादा ये नहीं था, वह घबराकर बोली थी। आनंद ने गुस्से से हंसते हुए कहा, इरादा तुम्हारा मुझे उससे दूर करने का था। लेकिन सुन लो अक्षरा, आज के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें अब इस घर में और अपनी ज़िंदगी से निकालने में एक पल भी खराब नहीं करूँगा। अक्षरा अपनी सफाई देने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन आनंद के चेहरे पर नफरत के असर दिखाई दे रहे थे। मैं तुम्हें अक्षरा छोड़ने वाला नहीं। मैं अपने पूरे होश हवास में अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। अब कोर्ट में मिलेंगे। वह ये कहकर एक झटके से कमरे से निकलता चला गया। पीछे वह बिल्कुल सुन्न नज़रों से उसे देखती रह गई। अपनी बर्बादी को देखती चली गई। उसके चेहरे पर दुख और बेबसी के असर दिखाई दे रहे थे। उसकी साजिशों ने सिर्फ साक्षी को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि उसको भी हमेशा के लिए आनंद की जिंदगी से बाहर कर दिया था। वह खाली हाथ रह गई थी। अक्षरा अब जा चुकी थी उसकी जिंदगी से। आनंद उस पर हाफ मर्डर केस का मुकदमा दर्ज किया था और उसका तलाक भी हो गया था और उसको तलाकनामा उसके मुंह पर मारी थी ताकि वह दोबारा उसका सामना ना कर सके। साक्षी को सच्चे दिल से चाहने लगा था, जो मोहब्बत से बनाई हुई एक गुड़िया थी और उसको दिल जान से चाहती थी। साक्षी को अस्पताल से घर वापस आए 2 दिन हुए थे और मीरा देवी ने अपने दिल के कोने में एक सुकून महसूस किया था। मीरा देवी खुशबुओं से अपने घर को महका रही थी। वह घर में एक सुकून महसूस कर रही थी। मीरा देवी ने साक्षी के वापसी के खुशी में घर में एक सुख समृद्धि के लिए पूजा रखवाई थी। साक्षी की सेहत अब ठीक लग रहा था। उसके नरम होठों पर मुस्कुराहट थी जो सबके दिलों में सुकून पहुंचाती थी। मेरी प्यारी बहू, तुम्हारे वापस और तुम्हारे ठीक होने की खुशी में घर में छोटी सी पूजा रखवाई है। उनके शब्दों में ममता की गहराई थी और सुकून की लहर थी। वह ये कहकर खाने का इंतजाम करवाने चली गई थी। आनंद की नज़रें बराबर साक्षी पर थी, जो कमरे के कोने में खड़ा था। साक्षी ने पलटकर उसे देखा और दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए एक दूसरे से जुड़ गई। ये पल था जिसमें बेशुमार बातें अनकही दास्तां थी, लेकिन दिलों ने सब कुछ समझ लिया था। साक्षी, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा था। तुम इस घर की रौनक हो, मेरी दुनिया हो। उसके शब्दों में मोहब्बत और प्यार था, जिसे साक्षी ने पहली बार इतने प्यार से महसूस किया था। आनंद, ये मेरी मुस्कुराहट आपकी मोहब्बत की बदौलत लौटी है। साक्षी निगाहें झुकाकर शर्मीले अंदाज में बोली थी। आनंद उसके तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और हाथ बढ़ाया, जिसने अपनी सारी मोहब्बतें और अपनी इच्छाओं के लिए उसे ही सब कुछ समझ रहा था। साक्षी ने और पास आकर उसका हाथ थाम लिया था। कमरे की हवाओं में खुशियों की महक फिर से गूंज उठी थी। जिंदगी ने उन सबको एक नई शुरुआत का मौका दिया था।
जहां साक्षी और आनंद की मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। मीरा देवी का दिल अब सुकून में बीत रहा था। ये था साक्षी और आनंद की प्रेम कहानी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।